अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। जंग के सायरन का समय आ गया। जी हां, धीरे धीरे करके समय उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में देश चाहता है। पाकिस्तान को निर्णायक सबक सिखाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, सामरिक ढंग से निर्णायक सबक सिखाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि उस आपातकालीन समय में देश को कैसे व्यवहार करना है ये भी देश को बताया जाए। और इसीलिए कल देश भर में करीब 295 जिलों में देश के मॉक ड्रिल होगी। सरल भाषा में इसका अर्थ ये कि युद्ध काल के दौरान, हवाई हमलों के दौरान आपको, यानी भारत के निवासियों को, विशेष तौर पर वो इलाकों के, उन इलाकों के निवासी जहां युद्ध की विभीषिका ज्यादा हो, उसका ताप ज्यादा हो, सीमावर्ती इलाके हो जैसे, तो वहां भारत के सामान्य व्यक्ति को कैसे आचरण करना है, क्या एहतियात बरतना है, कैसे अपनी हिफाजत करनी है, कैसे पड़ोसियों की हिफाजत करनी है, तो ये भी बताना बहुत जरूरी था। कल उसका मुहूर्त तय हो गया। एक जंगी सायरन कल बज जाएगा भारत भर में। आप क्रोनोलॉजी देखिए घटनाओं की, भारत की तैयारियों का वो देखिए कि क्रोनोलॉजी देखिए, वो क्रोनोलॉजी बताती है कि चरणबद्ध ढंग से भारत उसी दिशा में अग्रसर हो रहा है। और ये जो कल का कार्यक्रम है, देश भर में युद्ध का सायरन गूंजे, ये जो कार्यक्रम है मॉक ड्रिल का, मुझे लगता है ये तैयारियों की सूची का सबसे अंतिम जो चरण है, ये उस चरण का विषय है। पहले सरकार तैयार होती है, फिर सेना तैयार होती है, और फिर देश के सामान्य जन से कहा जाता है कि अब आप ऐसे तैयार हो जाइए, और इसके बाद फिर वही होता है जो होना चाहिए, जिसकी प्रतीक्षा देश कर रहा है। तो मानकर चलिए कि जब मॉक ड्रिल का समय आ गया, तो अब वह समय भी दूर नहीं जब आतंकवादी और आतंकवादियों के सरगना दोनों का समूल विनाश, समूल उच्छेदन भारत की सैन्य शक्ति के जरिए होगा।
वो समय आ गया। पाकिस्तान पानी की कमी से त्राहि त्राहि कर रहा है। पंजाब का इलाका 4 दिन ऐसी स्थिति रहे तो वहां 3 करोड़ लोग प्यासे तड़पेंगे, प्यासे तड़पेंगे। खेती की बुवाई की स्थिति ये, फसल बुवाई की कि 28% कम बुवाई हो पाएगी। ये तो सिर्फ अभी झांकी है। अभी तो भारत ने केवल भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों के प्रवाह को नियंत्रित किया है अपने हिसाब से। सिर्फ स्विच इधर से उधर, फिर इधर से उधर, उतने में त्राहि त्राहि हो गई। कहीं बाढ़ से बर्बाद हुए और कहीं प्यास से। तो कुल मिला के सब तरफ से पेंच कस दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान के पास भागने का अवसर न रहे। कूटनीति के मैदान में, अर्थनीति के मैदान में, वैश्विक समर्थन के मैदान में और सैन्य शक्ति के मैदान में, सब जगह पाकिस्तान के हाथ बांध दिए जाएं, उस दिशा में भारत सफलतापूर्वक आगे निकल चुका है। अब कल देश भर में युद्ध की धुंध भी बच जाएगी मॉक ड्रिल के तहत। ये मॉक ड्रिल 54 साल बाद हो रही है। 1971 के युद्ध के दौरान ये अब युद्धाभ्यास हुआ था इस ढंग का। सोचिए 54 साल, आधी सदी से ज्यादा का वक्त। कारगिल में ऐसा अभ्यास भारत ने नहीं किया था, मॉक ड्रिल। वाजपेयी जी के समय जब कारगिल में युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, लेकिन इस बार ये हो रहा है। इससे पता लगता है कि यह युद्ध, यह संघर्ष कारगिल से बड़ा होगा, क्योंकि कारगिल के समय भारत ने ऐसा प्रयोग नहीं किया था कि देश भर में मॉक ड्रिल करो। नहीं, यह युद्ध क्या कारगिल से भी बड़ा होगा? लक्षण तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। भारत के तेवर और कलेवर दोनों इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध के, जंग के सायरन का मतलब क्या है। पहले रिपोर्ट देखिए। अब इसे युद्ध की आहट कहें या युद्ध का शंखनाद, जो भी है, 7 मई को देश प्रदेश के तमाम शहरों में शाम 7 बजे के समय जब सायरन बजेगा तो सीमा पार पड़ोसी देश के सीने की धुकधुकी पूरी दुनिया सुनेगी। क्योंकि कहने को तो ये मॉक ड्रिल कहा जा सकता है, लेकिन इसके मायने और संदेश देखें तो ये युद्ध का वो रिहर्सल है जिसमें अपने देश के लोगों को सुरक्षा के लिए सावधान किया जाएगा, युद्ध के हालात का सबक सिखाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 7 मई यानी बुधवार को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस तरह के जो माहौल बने हैं पहलगाम मैसेकर के बाद, भारत का रवैया बड़ा क्लियर है कि भारत ने उसका बदला पक्का लेना है और बदले में एक ऑप्शन वॉर की भी होती है। और यदि वो वॉर की ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाती है या एस्केलेशन ना चाहते हुए भी हो जाती है, और जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये सिर्फ आर्म फोर्सेस लड़ाई नहीं लड़ती हैं, ये लड़ाई भारत के शहरी भी, पूरा का पूरा देश मिलकर लड़ता है और शहरियों का भी कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उस केस में अगर ये हमारे ऊपर हमला होता है तो पहले हमने पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स लेने हैं अगेंस्ट एनिमी एयर। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अगर हमारे पर अटैक करे, यहाँ उनकी कोई मिसाइल अटैक करे, तो यहाँ जान माल का जो नुकसान होना है उसको कम कैसे किया जाए।
1971 के बाद ये पहला मौका है जब पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाला है। यूपी के करीब 19 जिलों में भी जंग के सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट होगा। यूपी में इन 19 जिलों में एक जिला ए कैटेगरी में है तो 2 जिले सी कैटेगरी में, बाकी बी श्रेणी में हैं। सभी जिलों में सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन सेवा, आपदा से निपटने वाले बल अपने दल बल के साथ आपदा वाली इमरजेंसी से निपटने की तैयारी करेंगे। खुद डीजीपी इस पूरी ड्रिल की देखरेख कर रहे हैं। 8 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाई हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में, 2 जिले सी कैटेगरी में, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए कि सभी जिलों और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए। पहलगाम हमले के बाद अब हर तरफ से पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है। दोनों देशों के बीच तनाव की तासीर अब जंग के हालात की ओर इशारा भी कर रही है। पीएम मोदी जहां पहलगाम के दोषियों को दंड देने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं सेना को फ्री हैंड देकर जता भी दिया कि टाइम और टारगेट अब सेना ही तय करेगी। पल पल बदलते घटनाक्रम में हो रही मीटिंग और बैठकें बता रही हैं कि काउंटडाउन शुरू होने वाला है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम के हमले को लेकर सियासी गलियारों में भी सवालों का शोर अब पहले से थोड़ा तेज सुनाई देने लगा है। विपक्षी खेमे से कोई न कोई दल कोई न कोई सवाल उठाकर हमला कर ही देता है। देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ, 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? देखिए, ये ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं ने कहा कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में जो भी देश कदम उठाएगा उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और ऑल पार्टी मीटिंग से निकलने के बाद एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता और अब समाजवादी पार्टी के नेता पाकिस्तान को लगातार क्लीन चिट दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो शुरुआत 24 घंटे के भीतर कर दी थी। रॉबर्ट वाड्रा ने बोला था, हिंदुत्व वालों ने किया है। हमने देखा सिद्धरामैया, तिमरपुर वगैरह का बयान। हमने देखा है कि चन्नी जी ने किस प्रकार से सेना का मखौल उड़ाया, अजय राय ने सेना का मखौल उड़ाया, और अब समाजवादी पार्टी भी आकर कहती है कि ये पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया, मतलब कि पाकिस्तान को और उनके इस्लामिक जिहाद को क्लीन चिट देना। बहरहाल देश अब पहलगाम के पाप का इंतकाम लेने में और इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रहा। वहीं सरकार ने भी साफ और सख्त संकेत दिए हैं कि बदला देश की इच्छा के मुताबिक होगा। वहीं देश भर में मॉक ड्रिल के प्लान पर सवाल यही है कि क्या ये युद्ध का रिहर्सल है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। शैलेंद्र दुबे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। शैलेंद्र जी का स्वागत है। कर्नल संतपाल जी हैं, कर्नल साहब का बहुत बहुत स्वागत है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और राजनीतिक प्रतिनिधि भाजपा के और कांग्रेस के हमारे साथ अभी थोड़ी सी देर में जुड़ेंगे। कर्नल साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। ये जो देश भर में कल सायरन बजने जा रहा है, इसको क्या माने? जैसे अभी हमने देखा 23 तारीख से प्रक्रिया शुरू हुई तैयारी की, ठीक 23 अप्रैल से,
और वो प्रक्रिया सीसीएस से होती हुई 1-to-1 बैठक, राजनीतिक नेतृत्व की बैठक, डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, ये सब होते होते अब 5वां अध्याय आ गया कथा का, मॉक ड्रिल। क्या अभी तक जो बैठकें हो रही थी बंद कमरों में हो रही थी, और ये खुले में पहला कार्यक्रम है। क्या कथा का 5वां अध्याय आ गया? अब इसके बाद वही होना है जो होना है? क्या हम ये माने कि वहां तक पहुंच गई ये बात कि मीटिंगें हो ली, अब जनता को बताओ कि क्या कैसे लेटना है, कैसे छुपना है, अगर एयर अटैक हो सायरन कैसा होता है उसको कैसे सुनो, और उसके बाद प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। संतपाल जी ये माने? जी देखिए, ये एक पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स हैं जिसमें हमारे देश के सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एनडीएमए, नेशनल डिफेंस मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसमें जो है एनसीसी और जितने भी सिविल ग्रुप्स हैं, सिविल अथॉरिटीज हैं जो अपना योगदान देती हैं, ये लोगों को एक किस्म से रिहर्सल कराई जा रही है। एक अगर कुछ होता है तो, अगर वर्स्ट होता है तो हम इस तरीके से कोई उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो लोगों को, तो एक मेजर्स बताए हुए हैं। आपको चैनल के माध्यम से बताता हूं, वॉर का अभी सिनेरियो काफी चेंज हो गया है। आप जो विश्व के अंदर युद्ध लड़े जा रहे हैं, मिसाइल वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर और इस तरह के हैं, एयर स्ट्राइक्स, जो अभी रेंज है मिसाइल्स का भी, एयर स्ट्राइक्स का भी, वो काफी लॉन्ग रेंज पे है। रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज हैं वो काफी बढ़ गई हैं। तो ये लोगों को उस टाइम ये नहीं लगे कि ये प्रॉब्लम्स है, और एक किस्म से रिहर्सल हो जाएगा। लोगों में एक डर भय अचानक जो है, आप गाजा में देखें, इजराइल में देखें, वहां सायरन बजता है तो वहां लोगों ने अपनी सेफ जगह है, वहां तो कुछ जगह तो बंकर बनाए हुए हैं, कुछ जगह वो ऐसे डीप टनल में चले जाते हैं कि उसका कम से कम प्रभाव पड़ता है। तो ये एक किस्म से अच्छा वो है, इससे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डाउनवर्ड जो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताता हूं जी, कि वॉर कोई भी टर्न ले सकता है। जो 21st सेंचुरी की वॉर है, आज पहले जो वॉर होती थी वो 5 इयर्स तक थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन एक टाइम आया 21st सेंचुरी में 10 डेज वॉर, 6 डेज वॉर। नाउ यूक्रेन को देखिए आप, कितना समय लग गया है। तो ये एक लंबा वॉर पोस्चर हो सकता है। तो आप कोई भी अपनी मेडिकल किट्स, जो दवाई गोली है, ठीक है संतपाल जी, अभी रुकना होगा, कर्नल साहब रुकना होगा, बाकी मेहमानों के पास चलेंगे, फिर दोबारा में आएंगे। कर्नल साहब ने सारी चीजें विस्तार से बताई। हमारे साथ राजनीतिक प्रतिनिधि भी जुड़ गए हैं, मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि। मुन्ना खान साहब का स्वागत है। कृष्ण मोहन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, कृष्ण मोहन जी का भी स्वागत है। मैं शैलेंद्र जी के पास चलूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहूँ, ये मॉक ड्रिल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी एजेंसियां शामिल रहेंगी, ये विषय अच्छा है, कर्नल साहब ने उसका विस्तार से सब बता दिया। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था शैलेंद्र बाबू। मेरा प्रश्न था, अभी तक साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक प्रधानमंत्री के निवास पर तक बैठकें महदूद थी क्या? अब बैठकों का समय पूरा हुआ, ऐसा मेरे जैसा सामान्य आदमी समझ रहा। अब सड़क पर तैयारी कराओ और उसके बाद चलो। क्या वहां तक बात आ गई? जैसे 5 अध्याय है सत्यनारायण कथा में, क्या ये 5वां अध्याय है कि सड़क पर ड्रिल कराओ? क्योंकि ये ड्रिल सामान्य नहीं है, ये 54 साल बाद भारत कर रहा है। कारगिल के दौरान ड्रिल नहीं हुई थी ये ना, युद्ध तो तब भी हुआ था। ये ड्रिल केवल एक फुल फ्लेजेड वॉर जब हुआ भारत और पाकिस्तान। मैं इस बिंदु को कर्नल साहब के सामने रखना चाह रहा था, लेकिन कर्नल साहब दूसरी दिशा में चले गए। जब फुल फ्लेजेड वॉर हुआ विद इन द मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, तब ये ड्रिल हुई थी। कारगिल भी युद्ध था, लेकिन तब ये ड्रिल करने की जरूरत भारत को नहीं लगी। अब ये जो कल हो रहा है जंगी सायरन, शैलेंद्र दुबे, सरल भाषा में इसको क्या माने? तैयारियां पूरी हो गई,
देखिए अमिताभ जी, क्योंकि बिल्कुल मुझे अगर मेरी हम समझ एक क्योंकि मेरी सामान्य बुद्धि नहीं समझ पा रही, इसके बाद कोई तैयारी नहीं रहती क्या? मन में भी तैयारी हो गई, कागज पर भी हो गई, कंप्यूटर पर भी हो गई, सेना के बीच में भी हो गई। नव ननकू को समझाने की बारी आ गई कि भैया तुमको कैसे रहना है। शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, देखिए अगर मैं बात करूं पूरी क्रोनोलॉजी के, जब से जो है सेपरेशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो 47 के बाद से जितने भी फेस ऑफ हुए हैं डायरेक्ट, इंडिया पाकिस्तान के नहीं, विश्व में आप किसी भी दो देशों के बीच में डायरेक्ट फेस ऑफ की अगर मैं बात कर लूं, तो जो लाभ होना चाहिए वो दिखता नहीं है। इससे तमाम लोग जो हो सकता है इत्तेफाक ना रखें, लेकिन ये हकीकत है। 48 का आप उदाहरण ले लीजिए, 65 का ले लीजिए, 71 का ले लीजिए। कोई युद्ध होता है तो युद्ध में जो है लाभ हानि का आकलन तो होता है ना। आखिर जो हमें जो डायरेक्ट फेस ऑफ हुआ है तो उसमें लाभ क्या मिला, तो अगर हम विश्लेषण करेंगे तो वो लाभ की स्थिति जो है हमें पूर्व में जितने भी युद्ध हुए उनमें दिखाई नहीं दी। अगर लाभ की स्थिति में हम होते तो ये जो आज परिस्थिति बनी हुई है, लगातार जो पुनरावृत्ति हो रही है, उस पर विराम लग चुका होता। तो अब जब पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को केंद्र की सरकार के द्वारा गंभीरता से लेने का प्रयास किया गया, पूर्व में जो घटना हुई पहलगांव में हुई, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक है बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, लेकिन जब ये लगा कि आर्टिकल 370 के डाइल्यूट होने के बाद कश्मीर में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी। आज 2 करोड़ से ज्यादा जो पर्यटक, 2024 का ऑफिशियल डेटा है, 2 करोड़ 11 लाख से अधिक जो पर्यटक जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में अचानक इस तरह का हमला होना, और हमले का जो प्रकार है ठीक, वो बड़ा ही मतलब वो कहें आप तो एकदम जो अनडाइजेस्टेबल है। तमाम लोग जो समूह में खड़े हुए हैं, जिनका किसी भी तरह से किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, अपना सुख शांति के साथ जीवन यापन करने वाले लोग, और उनके ऊपर अचानक अगर इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है, और वो भी किस प्रश्न के साथ कि आपका धर्म क्या है, उसको आधार बनाकर। ठीक है शैलेंद्र भाई, जाहिर सी बात है, ठीक अब बात देश के सामने, मैं मुन्ना खान देश साहब के के पास सामने- चलूंगा जी। और कृष्ण मोहन जी के पास चलूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि शैलेंद्र जी ने एक सवाल उठा दिया, बड़ा पुराना, अभी उसकी मुझे लगता है वो गंभीर व्याख्या की जरूरत है, उतना समय नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी मैं एक उस पर टिप्पणी जरूर करूंगा। शास्त्री जी के समय जो युद्ध हुआ शैलेंद्र बाबू, उसमें भी हमको लाभ ही लाभ था अगर समझौता नहीं किया होता। 71 में जो युद्ध हुआ उसमें भी हमको लाभ ही लाभ था अगर हमने अपना लाभ ऐसे उलीच नहीं दिया होता कि ले जाओ तुम्हें मेरी कसम। तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष भारत की सेना का है। हमने पराक्रम से एक रेखा खींच दी थी। इतना पराक्रम भारत की सेना ने किया था, मेरी बात से संतपाल जी सहमत होंगे, जितने पराक्रम में शिमला में या ताशकंद में भारत ये लिखवा सकता था पाकिस्तान से कि तुम बिजली पानी सड़क देखोगे, तुम्हारे डिफेंस का कार्यक्रम भारत की निगरानी में रहेगा जीवन भर, ये लिखवा सकते थे। विश्व में ऐसा उदाहरण है। आपने 90,000 लोगों को दाल रोटी और चाय कॉफी पिला के भेज दिया वहां, जीती हुई जमीन वापस कर दी, और फिर तभी लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। इसीलिए शैलेंद्र भी आज ये सवाल उठा रहे हैं। जीती हुई बाजी समझौते की मेज पर हमने हारी है, समझौते की मेज पर हारी। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं कि फेस ऑफ हुआ तो नुकसान ही हुआ, नहीं, वो मूर्खताएं नहीं हुई होती तो नक्शा ही अलग होता, नक्शा ही अलग हुआ होता। उस समय के सैन्य अधिकारियों से बात करिए, 71 की लड़ाई की छोड़िए, 65 ज्यादा पुराना हो गया, 71 की लड़ाई की पूछिए, अगर अचानक से सरकार ने उनके कदम नहीं रोक दिए होते सेना के, तो कर्नल साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि तब स्थिति होती कि हमारा ध्वज लाल लाहौर पर होता। एक ही बार में सारा नतीजा आ जाता शैलेंद्र बाबू। फिर एनसीईआरटी की किताब में स्टोरी दूसरी पढ़ाई जाती। ये किसने कहा अब रहने दो, वापस आ जाओ? सेना का फैसला तो नहीं था, सेना का फैसला नहीं था ना। ये 90,000 ले जाए पाकिस्तान, ठीक है, जमीन भी ले जाओ, ठीक है,
शास्त्री जी ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद शास्त्री जी मृत हो गए। उनकी देह जब भारत आई तो उनकी पत्नी ने कहा कि उनकी देह नीली है, उनको जहर दिया गया। क्या सच नहीं है? हम जीती हुई बाजी हारते रहे मित्र। इसका अर्थ ये नहीं कि युद्ध निरर्थक था, नहीं, युद्ध तो सार्थक था। 65 में ही परिणाम आ गया था और 71 में तो पूरा ही आ गया था। हम परिणाम को संभाल नहीं पाए तो गलती राजनेताओं की है, सेना की नहीं, युद्ध की नहीं। युद्ध ने परिणाम दिया और भारत के पक्ष में दिया। भारत उसको संभाल लेता शैलेंद्र बाबू तो इतिहास बन गया होता, ठीक, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये बांग्लादेश सब भारत के अंडर में रहता, फिर क्या समस्या थी? उस वक्त तो चाहे जो लिखा लेते, उस वक्त तो चाहे जो लिखवा लेते आप, मरता क्या ना करता। आपने नहीं लिखवाया तो नहीं लिखवाया, तो फिर ये थ्योरी नहीं चलेगी कि नहीं, युद्ध कई बार बड़ी समस्याओं का समाधान युद्ध ही करता है। 14 वर्ष तक कौरव और पांडवों के बीच में न्याय नहीं हो पाया, अभी नहीं, वो 18 दिन में न्याय हुआ। 14 वर्ष तक योगेश्वर कृष्ण की उपस्थिति भी न्याय नहीं करा पाई, वाणी से, मीटिंग से, गठबंधन से नहीं करा पाई। 18 दिन में हो गया। इसलिए कई बार शांति के लिए युद्ध अनिवार्य होता है। मुन्ना खान साहब, यही सवाल आपसे, कल जो मॉक तैयारी हो रही है, जो सायरन बजेगा, जंगी सायरन पूरे देश भर में 295 जिलों में, इसको कांग्रेस कैसे देख रही है और आप कैसे देख रहे हैं? अब ये किस स्टेज पर आ गया मामला? आपकी नजर में किस स्टेज पर आ गया है? अमिताभ सर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन में एक कहावत सुना करते थे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, अच्छा लगा। 1971 का जिक्र आपने किया, उस पर भी विस्तार से जाऊंगा, लेकिन सवाल का ये जवाब है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उड़ी में आपने गरजा, बरसे क्या? पुलवामा में आपने गरजा, बरसे क्या? पहलगाम में आप गरज रहे हो, अब तक बरसे क्या? अगर मैं यूक्रेन और रूस की बात करूं तो रूस ने कभी भी इस तरीके से हल्ला नहीं मचाया कि मैं यूक्रेन पे हमला करूंगा, यूक्रेन को सबक सिखाऊंगा। हमला करना था, कर दिया। आज बात क्या हो रही है? को समझाया जाएगा, अब्दुल को समझाया जाएगा। अरे भाई, 71 वाले चचा अभी जिंदा है, वो सभी को समझा देंगे। आप कार्रवाई कीजिए। जब विपक्ष और देश की जनता बार बार कह रही है कि पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो एक ही विकल्प है, वो है युद्ध। अरे 71 में कांग्रेस पार्टी ने 2 टुकड़े किए। बहुत शक्तिशाली सरकार है आपकी, विपक्ष का भी सहयोग है आपके साथ। आप पाकिस्तान के 3 टुकड़े करो, रोक कौन रहा है? ये 12 दिनों से लगातार विलंब क्यों हो रहा है? और हर बिल में एक ही चर्चा क्यों हो रही है? कि ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, सूत्रों से खबर आ रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। अरे कब होने वाला भाई? तो चर्चा से काय की तकलीफ है मुन्ना भाई? चर्चा से कोई तकलीफ है क्या आपको? नहीं ना, होनी नहीं चाहिए। चर्चा से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अमिताभ सर जी, चर्चा से मैं कह तो रहा हूँ कि तकलीफ नहीं है। अच्छा, कह रहा हूँ मुझे लगा तकलीफ है तो सिवा बताओ। कुछ नहीं, तकलीफ की बात नहीं है। ये कार्रवाई होगी कब, देश ये जानना चाह रहे हैं जी। उन 28 मौतों का जो जिम्मेदार जो खुलेआम घूम रहा है, उन पर कार्रवाई कब होगी? उन नापाक साजिशों का जो हिस्सा पाकिस्तान शुरू से रहा है, उस पर कार्रवाई कब होगी? हम हर चीज से सक्षम है। मैं सेना अध्यक्ष को सुन रहा था अभी 1 घंटे पहले, वो कह रहे थे कि मैं तो 24 घंटे युद्ध के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि हमारे साथ जो सीमा से लगा हुआ जो देश है, हमेशा से नापाक साजिशों का हिस्सा रहा है। तो हम एक्टिव शुरू से हैं और लगातार हम इन पे चर्चा हमारी होती रहती है। तो ये 12 दिन का विलंब क्यों? और आज चर्चा किस पे हो रही है? धर्म पूछ के मारा गया, जात पूछ के नहीं मारा गया। आज चर्चा इस पे होनी चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान पे
हिंदू भाइयों पे गोली चलाई गई, उसकी कितनी बड़ी औकात कि वो बॉर्डर पार करके घुस करके आकर के हमारे सीना को छलनी करता है। और 56 इंच की सीना कहे जाने वाले देश के ठीक है मुन्ना खान साहब, 12 दिन तक जी लगातार ठीक है, ठीक है भाई, मैं कृष्णमोहन जी के पास चलूंगा। अभी तक कांग्रेस को ये कहने का स्कोप हो सकता है कि भाई मुहावरा कहने का कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन मान लीजिए कल परसों बरस जाए बादल और इतना बरस जाए झमाझम बरस जाए, तो तब क्या वक्तव्य जारी करोगे वो भी सोच के रखो। क्या तब क्या वक्तव्य जारी करना होगा वो भी सोच के रखो। अभी तो कोई भी मुहावरा कह दो कि ठीक ही ठीक है, लेकिन सुबह पता लगा, टीवी खोला और पता लगा कि इतना बरस गए कि हो गया काम। और दूसरी बात कि चर्चा किस बात पर होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा क्यों हो रही है, ये बात ठीक नहीं। इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदू को इसलिए मारा गया धर्म पूछकर। ये चर्चा भी, इसको डाइल्यूट क्यों कर दे, इस पर पर्दा क्यों डाल दे भाई? कोई पर्दा डालने का विषय है क्या ये हमेशा स्मरण रखने का विषय है। कोई निर्वीर समाज है क्या जो पर्दा डाल दे? और क्यों डाल दे पर्दा? ये गंगा जमुना, ये भाईचारा, ये जो छद्म रूप है ना, ये नहीं चलते। इन छद्म रूपों से भारत ने कीमत चुकाई, जो बात शैलेंद्र कह रहे थे। ये ऐसे ही तो वक्ता प्रवक्ताओं ने शास्त्री जी के समय जो समझौता हुआ उससे देश का भाग्य फूटा, और इंदिरा जी के समय जो समझौता हुआ उससे देश का भाग्य फूटा, सेना का मनोबल गिरा। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दोनों समझौतों से सेना का मनोबल गिरा, दोनों समझौतों से। हजारों सैनिकों ने प्राण दिए और हम शिमला के राजभवन में बैठकर बटर टोस्ट खाकर उनकी शहादत को किनारे लगा दिए भुट्टो के साथ। संतपाल जी गलत बोलो तो टोक दीजिएगा। हजारों सैनिक मरे थे। किसने आपको यह अधिकार दिया था कि जीती हुई जमीन भी वापस कर दो और सैनिक भी वापस कर दो? किसने अधिकार दिया था? कांग्रेस 26 लोगों की शहादत पर प्रश्न पूछना चाहिए, वो प्रमुख विपक्षी दल है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमने युद्ध जीते, समझौते हारे। क्यों? कोई तो जवाब देगा ना इसका। शैलेंद्र जी, बात यह होनी चाहिए थी कि हमने युद्ध जीते, समझौते क्यों हारे। क्या प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि युद्ध क्यों हुआ ना? युद्ध में तो हमने जो कुछ चाहा वो कर लिया, हम समझौते की टेबल पर हार गए, समझौते की टेबल पर। ये बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे दुनिया में जो समझौते पर हार जाएं। लोग युद्ध हारते हैं, हम समझौता हारते हैं। खैर, कृष्णमोहन जी, कांग्रेस कह रही है कि हे मेरे प्रभु, बरसोगे कब? मुन्ना खान साहब पूछ रहे हैं कि बाकी सब बातें तो ठीक हैं, धूम धड़ाका खूब करो, लेकिन बरसोगे कब ये बता दो। बरसोगे कि नहीं बरसोगे, और बरसोगे तो कब बरसोगे, कोई इशारा तो करो। कृष्णमोहन जी। अमिताभ भाई, हमारे साथी मुन्ना खान जी नहीं, वैसे मुन्ना खान का प्रश्न कोई खराब नहीं है, कांग्रेस का प्रश्न खराब नहीं। हाँ, प्रश्न वाजिब है। बिल्कुल, मुन्ना खान कांग्रेस के ना भी होते, देश के नागरिक के नाते भी ये प्रश्न बढ़िया है। नहीं, ठीक बात है। बरसोगे कब भैया, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। नहीं, हम उसके लिए दृढ़ संकल्पित है, कार्य कर रहे हैं। और आप जो भी देश के मनोभावना को समझने के बाद सारी बैठ के देश के सैनिकों के साथ, देश के बड़े नेताओं के साथ बैठकर चर्चा कर ली, चर्चा पूर्ण हो गया, और कल उसका मॉकड्रिल भी होगा और बरसेंगे भी। शायद 1-2 दिन में जब टीवी सुबह खुलेगी तो वो हमला हुआ रहेगा और मुन्ना खान जी को दूसरा जो अपने कहा जवाब तैयार रखिएगा। लेकिन अमिताभ भाई, इसके पहले भी एयर स्ट्राइक हुई थी तो ये पूछ रहे थे सबूत दो, वीडियो बना के दो। ये सारी बातें आज इस देश से देखा है। हम बरसते भी हैं और बेहतर निर्णय भी लेते हैं, और वो निर्णय हमने ले लिया है। युद्ध होगा, उनको करारा जवाब दिया जाएगा, और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। कल उसका श्री गणेश हो जाएगा। परंतु बार बार आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न उठाया कि ये जो
हम युद्ध, हमारे देश की सैन्य व्यवस्था इतनी मजबूत है, और खासतौर से मध्य एशिया में, कि हम दुनिया मध्य एशिया के देशों में हमारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। हम जीतेंगे युद्ध। परंतु जो पिछले दो युद्ध जीते थे, जीतने के बाद से जो हारे थे वैचारिक तौर पर, सामरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, उसका भी जवाब मुन्ना जी को देना चाहिए था। परंतु खैर वो कल का विषय है, ये जवाब देंगे। देश की जनता इनके लिए तय कर रखी है और उसी का परिणत रहा कि ये विपक्ष में है। हमारे पक्ष में है तो उसके पीछे इसका सबसे बड़ा कारण है कि निर्णय लेने की हमारी जो क्षमता है उस पर देश को विश्वास है। और हमने जो कल मॉक ड्रिल शुरू की है, इसको देश की जनता को आभास हो गया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेतृत्व है जो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और उसका समय आ गया है। कृष्णमोहन भाई, एक भैया एक मासूम सा सवाल हमारी तरफ से, मतलब हमारा सवाल मतलब देश की जनता का सवाल, जो लोग मुझसे पूछते वो हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। अब मेरी लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा मीटिंग का प्रचार नहीं हो, कि फला फला से मिले, फला फला से मिले, अब बहुत हो गया, आदमी फेड अप हो जाएगा क्या? अब वो उसी क्षण की प्रतीक्षा में है क्या, जब सुदर्शन चले। हो गई मीटिंग जितनी होती, बाकी आप मीटिंग करते रहो, लेकिन पब्लिक डोमेन में ना डालो क्या, कि एक्स निकले वाई से मिले, वाई निकले जेड से मिले, ये अब तो हो गया। गांव देहात का आदमी कह रहा भैया हो तो ध्यान हो, नहीं। आप लोगों को ये बात समझ आ रही है क्या कि ऐसा हो, एक मानस देश में बन रहा है कि ढेर मीटिंग हो गई, ज्यादा मीटिंग हो गई? निश्चित तौर पर अमिताभ भाई, वो मीटिंग का समय खत्म हो गया। अब तो कल श्री गणेश है। कल देश के लोगों को बताया कि जब यदि हम युद्ध करेंगे, जब हम हमला करेंगे, तो यदि जवाबी कोई मिसाइल आती है तो कैसे बचना है, कैसे अपनी जीवन यात्रा चालू करनी है। हम तो वहां पहुंच गए। इसके शुरू श्री गणेश है अमिताभ भाई। और कल ये देश कल के बाद देखेगा कि जो 26 लोगों के निसंग हत्या हुई, उस हत्या का बदला ये देश और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेंगे। और तुम्हारे साथी ने कहा कि हिंदुओं पर हमला हो गया, ये कैसे हो सकता है? साहब, इस देश में हिंदुओं पर हमला इसलिए हुआ कि कश्मीर में उनसे पूछ के मारा डाला था उनको कि आप हिंदू हो या नहीं, मुसलमान हो कि नहीं, मुस्लिम हो तो छोड़ दिया जाएगा, हिंदू हो तो तुमको मार दिया जाएगा। वहां पर स्लीपर सेल तैयार किए गए। इस देश के लोगों ने, वहां के कश्मीरियत का जो नारा बुलंद करने वाले लोग थे, उन लोगों ने ये कार्य किया। वो स्लीपर सेल तैयार किए गए। जो अब उन पे कार्रवाई हो रही है, तो क्रंदन का काम, रुदन का काम यही कर रहा है कि गलत लोगों पर कार्रवाई हो रही है। वीडियो आ रहा है, उनके घरों पर साफ ये बता रहे हैं कि हमसे कोई बॉर्डर पार से आतंकवादी आए वो पता नहीं था। वो आतंकवादी को पता था, जनता को पता था, डेरी पट्टी वाले को पता था। ठीक है कृष्णमोहन भाई रुकिए, मुन्ना खान भाई रुकिए, दोनों लोग रुकिए, मैं कर्नल साहब के पास चलूंगा। हिंदी के एक बहुत वरेण्य कवि हैं सोम ठाकुर जी। उन्होंने 65 के युद्ध के समय, शायद या 71 के युद्ध के समय, हाँ, या 65 के समय एक गीत लिखा था इसी सब पर, जिस पर मैं चर्चा कर रहा था कर्नल साहब। उसकी 2 लाइनें मुझे याद है। हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, क्या ये भाईचारा, ये रोमाली रोटी, तंदूरी रोटी, गंगा जमुना टाइप का है, कहीं शिमला में, कहीं यहाँ, कहीं वहाँ। और इन शास्त्री जी का मसला नहीं, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना 48 में जो बवाल हुआ, तो उन्होंने लिखा कि हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीती हुई बाजी सदा हारते रहे। भारत युद्ध में तो कभी हारा ही नहीं। चाइना वाला प्रसंग छोड़ दीजिए, तो पाकिस्तान से जब भी आमने सामने हुआ हम जीते, लेकिन बाद में तो हमारा ऐसा लग रहा कि एडिल मेडल जीत का सर्टिफिकेट सब पाकिस्तानी ले गया छीन के मेज पर। संत साहब, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं ऐसी नजीर होगी जीती हुई जमी। जब पूरा एक ही बार में कलेश कट रहा था, सेना कह रही थी कि लाहौर अब इतना सा रह गया है हमारे लिए, आप कहो तो निपटा के आए। बोले ना ना, तुम्हें मेरी कसम, ऐसे चले आओ। क्यों संतपाल जी? देखिए,
लगता है कुछ तकनीकी समस्या है संतपाल जी के साथ। शैलेंद्र दुबे जी, यही प्रश्न आपसे जो मैंने शैलेंद्र जी से पूछा। जी अमिताभ जी, देखिए मैंने जो पहले जो कहा था वो स्पेशली बड़ी सोच समझ के कहा था, क्योंकि युद्ध का प्रारूप सिर्फ डायरेक्ट फेस ऑफ नहीं होता अमिताभ जी। जब व्यवस्था में सरकार, फोर्सेस और आर्थिक मोर्चे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, देखिए है क्या, जैसे मैं बुनियादी प्रश्न पर जाना चाहूंगा। आतंकवाद, जो लोग भी आतंकवादी हैं, क्या कोई भी आतंकवादी जो है स्वयं ये सब काम करता है? तो लगभग सभी सहमत होंगे कि नहीं करता। जिन लोगों ने ये घटना की उनको ये पता नहीं था कि कल को जो किसी भी क्षण हमारी मौत हो सकती है, हमारे परिवार जो रोड पे आ सकते हैं, क्या वो स्वयं करने वाले हैं? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है वो स्वयं करने वाले। ठीक, उनके पीछे जो ताकतें हैं, अब वो ताकतें क्या है, पूरी वैश्विक परिस्थिति में उनका दो ही स्वरूप है, एक आर्थिक है और दूसरा सांस्कृतिक है। तो जो वो बड़े जो ताकतें हैं आर्थिक और सांस्कृतिक स्वरूप में जो बैठी हुई पूरे वैश्विक परिवेश में, उनको जो एड्रेस करने की आवश्यकता है। अगर डायरेक्ट फेस ऑफ से अगर समस्या हल हो रही होती तो इनके ऊपर क्या दबाव ऐसा था जो आपने प्रश्न खड़ा किया, चूंकि समय उस समय नहीं था पर्याप्त जो है बात रखने का। भाई आप सेना के द्वारा जो सेना कर सकती है, सेना ने मान लीजिए आपको इस स्थिति पे खड़ा कर दिया, फिर आपके पास जो है क्या ऐसा दबाव आ गया कूटनीतिक तौर पे जो आप क्यों पीछे हटे? आर्थिक मोर्चे पे आपको क्यों लगा कि आपका आकलन ठीक नहीं है, देश के पास जो परिस्थिति किस तरह की है? तो कहीं ना कहीं ये स्पष्टता करने की आवश्यकता थी तत्कालीन सरकार के द्वारा। जो ठीक, संतपाल जी, जब मेरा ठीक है शैलेंद्र भाई, संतपाल जी मेरा प्रश्न आपने सुनी लिया था, वही उसी प्रश्न पर फिर उस वक्त संपर्क टूट गया था आपसे। जी देखिए, आपने जो चैनल के माध्यम से पूरे देश और विश्व सुन रहा है, आपने बहुत सीरियस बात है। 65 में हम इछोगल कैनाल, और मैं यूनिट का नाम लेता हूं, जो कमांडिंग अफसर थे कर्नल साहब थे 3 जाट के, उनकी जो वाटर बोतल थी जो पीछे पानी की थी उसमें भी गोली लगी थी, वो वहां से लीड कर रहे थे। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहब जो आगे लीड कर रहे थे, और इछोगल कैनाल लाहौर के अंदर है जो, वहां पे हम पहुंचे। जी हाजी पीर में हमने जो है पूरा जो है, हाजी पीर बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। 65 में हमने हाजीपुर लिया और वो बड़ा डिफिकल्ट था, पाकिस्तान का बहुत प्रेशर था, कैजुअलिटी भी काफी थी, वो भी हमने लिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है सर, पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वॉर हम अपने नहीं छुटा पाए। आज भी विधवाएं कुछ लोगों की 65-70 में बाघा बॉर्डर पे जाती है, उनको एक साइकोलॉजिकल ये हो रखा है कि हमारे हस्बैंड कब आए। पाकिस्तान की जेलों में जो हमारे लोग हैं, हमने इधर 93,000 इनको छोड़ दिया, किसी को खरोंच नहीं आई। 93,000 कस्टडी में लेने के बाद में हमने इनको छोड़ दिया। भुट्टो साहब ने शिमला में बोला था कि मैडम आपकी फौजों ने तो एक पराक्रम दिखा दिया है, लेकिन टेबल पे मैं जीतूंगा। ये एक विडंबना है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि हमने जीती हुई वॉर जो है अपने हाथ से जो है चीजें गंवा दी। और ये पार्लियामेंट में अडवाणी जी ने भी ये क्वेश्चन बताया था पूरे लोगों को, कि उस टाइम चैनल नहीं थे, मीडिया नहीं थे, अखबार नहीं था। आज तो 1 मिनट के अंदर न्यूज पहुंच जाती है और पॉलिटिकल प्रेशर हो जाता है। तो मेरी ये बिल्कुल ठीक बात आपने अपील है, आप जैसे जो देशभक्त चैनल के लोग जो बड़ा क्लियर बोल रहे हैं, वो जो है इस चीज को लाए उस वक्त कि राजनेताओं को बहुत सोच समझ के समझौते करने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात। मुन्ना खान साहब, 65 के युद्ध के बाद शास्त्री जी का समझौता ताशकंद का, और 71 के युद्ध के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच का समझौता शिमला के राजभवन की मेज पर, इन दोनों समझौतों ने भारत का चेहरा झुका दिया, माथा झुका दिया, पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन नहीं, च्यवनप्राश दे दिया। ऑक्सीजन छोटी चीज है, बोले खाओ मेरे लला और हम ही से लड़ो। ऐसा नहीं लगता? हम अपने युद्धबंदी नहीं छुड़ा पाए पाकिस्तान से, उनका भी लिख सकते थे शिमला समझौता, हम नहीं कर पाए। उनके 93,000 दे दिए, बोले जाओ भैया इनको ले जाओ, इनको गुलगुले खिलाओ। मुन्ना खान साहब, ये 2 इतिहास में दर्ज तथ्य है जो बदल नहीं सकते। समझौते की कॉपी सबके सामने है।
सब कुछ जीतकर हमने क्यों छोड़ दिया? और आज कांग्रेस कह रही है कि नहीं, बड़ा करो, धमाका करो। सेना तो बड़ा भी कर देगी, धमाका भी कर देगी। नेताओं को इस सलाहियत होनी चाहिए मुन्ना खान साहब कि उस बड़े को, जीते हुए को संभाल के रख पाए। नहीं, देखिए अमिताभ सर जी, आपने 1971 की बात की, कर्नल साहब ने 65 की बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन किसी ने कारगिल युद्ध की बात नहीं की, किसी ने पुलवामा की बात नहीं की। मैं समझता हूं अगर पुलवामा का रिपोर्ट अगर सही में वास्तव में आ जाता तो आज हमें पहलगाम नहीं झेलना पड़ता। इस पे कोई मीडिया एक शब्द कोई बात नहीं कर रहा। अब बात कब की हो रही है? 1971 की। और यथास्थितिवश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस पार्टी ने किए 71 में और 2025 में जमीन और आसमान का कोई लाभ नहीं हुआ। माफ करिएगा मुन्ना खान साहब, उस 71 के टुकड़े से भारत को क्या लाभ हुआ? बांग्लादेश और बवाल की जान हो गया हमारे लिए। वो जितना सा देश वो भी आंखें दिखा रहा है, वो भी ड्रामा कर रहा है। बिल्कुल, हमारी बात पूरी होने दे। 1971 में और 2025 में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। 71 की यथास्थिति या 1971 के मिजाज अलग थे, 2025 के मिजाज अलग है। अगर मैं सक्षम की बात करूं तो बहुत ही फर्क है दोनों में। अभी भारत हर चीज से सक्षम है, एक बात। दूसरी बात, 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 25 में आप पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दो, किसने रोका भाई? 93 फौजें चली गई होगी, कांग्रेस से गलती हो सकती है, आप कह रहे हो। आप 93 का 1,86,000 फौजें ले आओ, कौन रोक रहा है? बनाओ बंदी। लाहौर तक अगर कांग्रेस पार्टी कार्यकाल में सेना लाहौर तक गई थी, तो आप रावलपिंडी इस्लामाबाद कब्जा करो, किसने रोका है? किसी ने रोका है क्या? सारी बात ठीक, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी देश का मुकद्दर बदल देती हैं। कुछ घटनाएं नेहरू जी के समय में 48 पर जो कुछ हुआ, 48 की घुसपैठ पर, शास्त्री जी के समय में ताशकंद में जो हुआ, और 71 में इंदिरा जी के समय शिमला में जो कुछ इंदिरा जी ने किया, उन तीनों दस्तखतों ने, हस्ताक्षरों ने भारत के लिए मुश्किलें पैदा की। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुश्किलें पैदा की और पाकिस्तान को और ज्यादा उद्दंड होने के लिए रास्ता खुला छोड़ा, और ज्यादा बेहुदा होने के लिए रास्ता खुला छोड़ा। सांप को पकड़ लेने के बाद उसको दूध पिला के छोड़ा नहीं जाता कि जा बेटा दोबारा काटने आना। ये हो सकता था? विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी सेना की जीत बहुत कम हुई होंगी, कर्नल साहब को याद होंगी, जितनी 71 में भारत ने की थी। हम चाहते तो पाकिस्तान का टेटुआ दबा देते, टेटुआ। फिर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आर्थिक चिंता का क्या है, कि क्या है, कि कैसा विषय बनेगा ना, कुछ। पाकिस्तान तो वैसे घुटनों पर रहता। और एक बात आर्थिक भी आई है, शैलेंद्र जी ने कही, मैं फिर कहूंगा कि जब प्रश्न देश के स्वाभिमान का हो, देश के अभिमान का हो, तो बाकी दुनिया भर की कसौटियों की बहुत चिंतन नहीं किया जाता। भारत तब भी लड़ा, मुन्ना खान ने ठीक कहा, जब उतना समर्थन नहीं था। जब अमेरिका से लाल गेहूं आता था, लाल गेहूं, उससे भारत की भूख मिटती थी, तब भी लड़े। न दैन्यम न पलायनम। अब तो बहुत सरसब्ज है देश भाई, ये क्या समस्या है? ये गली के गुंडों से भी आप मुंह छुरा के अंदर बैठेंगे कि गली के गुंडे आए और बदतमीजी करके चले जाएं? नहीं, भारत माता के माथे पर जो कलंक लगा है, इसको तो धोना होगा। कृष्ण मोहन जी, फिर वही प्रश्न आता है कि हमारी सेना जीत कर देती है युद्ध और हमारे नेता गवा देते हैं उस विजय को। 3 उदाहरण है मेरे सामने, 48, 65, 71।
जी अमिताभ भाई, अभी आपने जो तीन कहा ही ना सीधी कि ये तीन मुचेटे हुए। उदाहरण है। कारगिल हुआ तो कारगिल में ऐसा कोई समझौता भारत ने नहीं किया। अमेरिका के आग्रह के बाद भी वार्ता की टेबल पर भारत नहीं गया। अमेरिका के आग्रह के बाद, मैं उस वक्त की सिस्टम को कवर कर रहा था, इस नाते पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति के यहां नवाज शरीफ बैठे थे जाके ओवल ऑफिस में कि माई बाप वाजपेयी जी को भी यहीं बुला लो वाशिंगटन और यहीं फरियाल ले। वाजपेयी ने कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री युद्ध के बीच में कहीं नहीं जाएगा, यही निर्णय होगा। कृष्णमोहन जी। जी अमिताभ भाई, अभी आपने कहा ना, तो अभी मुन्ना भाई ने कहा कि ये 2025 का भारत है। 71 का मिजाज कुछ और था, 25 का मिजाज कुछ और है। बिल्कुल सही कहा आपने। 71 में युद्ध जीत कर भी आप युद्ध हार गए, क्योंकि देश को आप बताने में असफल रहे और देश को इसको खबर न लगी कि आप क्या चिंता कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या समझौता कर रहे हैं। 2025 का नेतृत्व मारेंगे भी खुद के और देश को बताएंगे कि हमने मारा है, अब तक कार्रवाई पाकिस्तान पे क्यों नहीं है? तो बताया हमारे चाय वाले चंदा क्यों गिरे हुए? कि जो एक क्या वजह है कि अब तक इस देश का पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं हुई, पाकिस्तान पे हमले नहीं हुए? किसने रोका है? अडानी ने, अंबानी ने, नीरव मोदी ने, मेहुल चोकसी ने, किसने रोका है? पाकिस्तान पे हमले क्यों नहीं हुए? भावनाएं वाली बातें न करो, दिल वाली बातें करो। देश के कतर में पाकिस्तान का सीना चीरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इजाजत दी। युद्ध करेंगे। क्या अभी आप सीना पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की इजाजत सेना को दे रहे हो? कांग्रेस ने क्या आप अभी पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने के लिए सेना को आप इजाजत दे रहे हो? क्या आप लड़ने की क्षमता रख रहे हो? क्या आप कार्रवाई के लिए कह सकते हो? बेवकूफी की बातें न करें, नामर्दी की बातें न करें, मर्द वाली बातें करें। हमने कारगिल से युद्ध किया था, बुजदिली करने से, की बातों करने से पाकिस्तान पे हमला नहीं हो सकता। आपको कठोर होकर के हमला करना होगा। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पे हमला ना हो, इसलिए ना हो क्योंकि अजीत डोभाल के लड़के का सारा सिस्टम पाकिस्तान में है और अजीत डोभाल कभी नहीं चाहता कि मेरा नुकसान के कारण आप कहीं न कहीं चाहते हो कि युद्ध ना हो। ये बुजदिली की बातें छोड़े, आप ये बताएं, देश की जनता को बताएं, ये कार्रवाई कब होगी? सुनते लगभग 12 दिन हो गए, आज ये हो रहा है, और युद्ध होगी ना, और युद्ध घंटा जा रहा है, बरसों नहीं जा रहा है। अरे बरसों में कैसे हिम्मत होगी, जिगरा होगी तो, और ये वाकई अपनी शर्तों पर चाहिए। बुजदिल की तरह डरने से, कहने से, बुजदिल की तरह कहने से, बुजदिल की तरह बातों करने से पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं होगी। बुजदिली वाली बातें न करो, 1.5 दिन वाली बातें करो, 1.5 दिन वाली। आज 28 जो परिणाम दिया है उससे जान का रंग दे रहे हो। दोनों में रोकूंगा, कृष्णमोहन जी को भी, मुन्ना खान साहब को भी, भाजपा को भी, कांग्रेस को भी। भारत के मन में सबसे बड़ी फांस यही है कि हमने 48 में अवसर गंवाया, हमने 65 में अवसर गंवाया, हमने 71 में अवसर गंवाया। सेना की कुर्बानियां तो हो गई, हजारों मांग उजड़ गई, हजारों गोद सुनी हो गई, भारत के आर्थिक संसाधन लग गए 65 में, 71 में, फुल फ्लेजेड वॉर में। और हासिल क्या हुआ? 100-200 पन्ने का एग्रीमेंट जिसमें कुछ नहीं था भारत के लिए, कुछ नहीं था भारत के लिए। शिमला समझौता पढ़ लीजिए पूरा, क्या है ये? जीते हुए पक्ष के लिए है। उनकी पतलू ने टांग लेनी चाहिए थी। यहां समझ में आता, युद्धबंदी बना के उनको रखना चाहिए था, तब उनको समझ में आता। हमारे यहां के रामलाल और राम भरोसे को नहीं छुड़ा पाई सरकारें, और उनके यहां के 90,000, 92,000, 93,000 बोले भैया सब जाओ और ये हमारी तरफ से अखरोट काजू भी ले जाओ गिफ्ट में। सेना के पराक्रम और शौर्य के साथ
राजनेताओं को ये छल छलावा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं। किसने राजनेताओं को यह अधिकार दिया कि वो भारत की महान सेना के बलिदान को ऐसे धूल धूसरित कर दें? इस बार जो भी हो, मुन्ना भाई कह रहे थे कि आप 3 टुकड़े करो, बताओ कब करोगे, कितने टुकड़े होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, ये सब चीजें अगर तय भी हो गई हो मुन्ना खान साहब तो बताई नहीं जाती कभी। इसके लिए तो टीवी देखना पड़ेगा मित्र, माफ करिएगा, क्या दूसरा कोई उपाय नहीं। ऑपरेशन कैसे होते हैं, ये इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात कहता हूं। शैलेंद्र भाई को भी याद होगा कि अमेरिका और पाकिस्तान का गुरु चेले का भी रिश्ता रहा लंबे समय तक। क्या जिसे नहीं होता है लड़का रख लिया, बोले जा बेटा दौड़ के सिगरेट ले आओ, है, और पान लगवा के लाओ, चाय बोलो, उस टाइप की सेवा में रहता था अमेरिका के पाकिस्तान। उसके यहां जब अमेरिका घुसा, कर्नल साहब आपको तो पता ही है, एबटाबाद में क्या ऑपरेशन किया, लादेन को नस्ते नाबूद किया, जिवेह किया उसके पूरे घर परिवार को, फिर उसकी लाश उठा के जहाज में रखी और अपने यहां जब ला के समुद्र में फेंक दिया और सब अमेरिका में उतर गए जाके, तो यूएस प्रेसिडेंट ने घोषणा की कि 5वां अध्याय समाप्त हो गया, हमने घंटी बजा के पंजीरी बांट दी। क्या तब पाकिस्तान भी तभी जान पाया, बाकी को छोड़ो। लेकिन अमेरिका में किसी ने ये नहीं कहा उनके राष्ट्रपति से कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया पहले, बताओ, हमें बताते, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसे मारोगे, क्या। ये नाजुक फैसले हैं मित्र, इनकी चर्चा नहीं होती, इनके संकेत होते हैं, उनको हम आप पढ़ सके, समझ सके तो ठीक है। कर्नल साहब गलत तो नहीं कहा, इनकी घोषणा हो जाएगी तो ये फैसले ही बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमको भी, आपको भी, कृष्ण मोहन जी को भी, शैलेंद्र जी को भी, कर्नल साहब को भी टीवी पर ही, समाचार माध्यमों पर ही निर्भर रहना होगा उस शुभ समाचार के लिए कि हो गया जो देश चाहता था वो हो गया। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।